नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कल की कक्षा में हमने हमारे पद्यांश भाग के पहले पाठ कबीरदास जी को पूर्ण किया और उसकी समाप्ति के पश्चात उसी पाठ्य पुस्तक का गद्यांश भाग का पहला पाठ जो आपको श्यामपट्ट पर लिखा दिखाई दे रहा है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के अतुलनीय हस्ताक्षर माने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसा बेजोड़ साहित्यकार जिसकी तुलना करने की क्षमता किसी साहित्यकार में भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद के विषय में उनके जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जो है ऐसे समय में, ऐसे काल में जीवित थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक और जगत को इस तरह से उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में उकेरा कि ये बात साकार प्रतीत हुई कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य के माध्यम से, उसको पढ़ने के माध्यम से हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे समाज की क्या परिस्थितियां हैं और समाज में जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो आम जन की पीड़ा और दर्द है, उस आम जन की पीड़ा और दर्द की एक सुंदर चित्र जो है प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में उकेरे हैं। तो बात आती है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की। उसी के बारे में यहाँ पर एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है और आप लोगों से यह भी आग्रह है कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रथम प्रश्न जो इस पाठ से संबंधित है कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय, उसे भी आप अपने समेत खोल करके रखें और उसका भी अच्छे से अध्ययन करें। तो सबसे पहले बात आती है मुंशी प्रेमचंद की। यहाँ पर हमने लिखा इनका जन्म, ध्यान दीजिएगा बेटा, इनका जन्म बनारस के लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म बनारस के लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था, जैसा कि मैंने बच्चों से कई बारी बातचीत भी की तो उन्हें बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। और इन्होंने किस नाम से अभिव्यक्ति प्राप्त करी, यानी साहित्य क्षेत्र में नामाभिव्यक्ति किस नाम से लिखना शुरू किया? तो एक तो वो लिखा करते थे नवाब राय के नाम से और दूसरा उन्हीं के मित्र थे दया नारायण जी, उन्होंने इनको ये सुझाव दिया कि वो प्रेमचंद के नाम से लिखा करें। तो साहित्य शास्त्र में नामाभिव्यक्ति किस रूप में हुई? एक तो नवाब राय के नाम से और एक मुंशी प्रेमचंद के नाम से। इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद की जो पारिवारिक परिस्थितियां थी वो आर्थिक संकट से गुजर रही थी। उनके अध्ययन में हालांकि कई व्यवधान और बाधाएं भी आई, लेकिन उन्होंने अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखा। 1880 में जन्मे थे, लेकिन 1896 में इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। पुराने समय में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना भी बहुत माना जाता था और यह बात तो उन्होंने अपनी इस पाठ में भी दर्शाई है। जब ये अपने ही जीवन काल में 8वीं की परीक्षा जब उत्तीर्ण करते हैं तो इनके ही बड़े भाई के माध्यम से इन्हें विशेष शाबाशी दी जाती है। 10वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने सामान्य से अध्यापक पद पर नौकरी प्राप्त कर ली। तो इनकी आजीविका के कई स्रोत रहे। इन्होंने किस रूप में आजीविका प्राप्त करी? तो सबसे पहले वो अध्यापक के पद पे भी रहे, उसके बाद इंटर की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा या बीए की परीक्षा जब उन्होंने पास कर ली थी तो वो इंस्पेक्टर, नमक का दारोगा, इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्यरत हुए और कहीं कहीं पर जो है मैनेजर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया।
लेकिन इन सभी कार्यों में इनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। आत्मसंतुष्टि किसमें मिली? साहित्य लेखन में। इनका पसंदीदा विषय साहित्य लेखन रहा, इसलिए ये चाहे अध्यापक बने, चाहे इन्होंने नमक के दारोगा पद पर दारोगा रही, इंस्पेक्टरी करी, चाहे वो बहुत बड़े मैनेजर बने हो, व्यवस्थापक बने हो, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिली इन्हें साहित्यिक लेखक बन करके, ताकि वो साहित्यिक लेखन कार्य के माध्यम से अपनी जन चेतना को, अपने लोगों की चेतनाओं को जागृत कर सके। अब इन्होंने इस क्रम में साहित्य सेवा करते हुए कुछ पत्रिकाएं भी निकाली। इनमें नाम आता है हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका और माधुरी पत्रिका। इस तरह से इन पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन और संपादन भी किया, स्वयं के आधार पर, अपने ही आधार पर इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सबसे पहला कहानी संग्रह कौन सा था? तो इनका सबसे पहला कहानी संग्रह था। इनका सबसे पहला कहानी संग्रह जो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, क्योंकि ये जो समय है 1880 वाला, 1880 और आगे जाते जाते, जब उससे पहले 1857 की क्रांति, उसके बाद 1947 तक जो हमारा संघर्ष था, उसका एक ही ध्येय था, अंग्रेजी शासन से मुक्ति। तो इन्होंने जो पहला कहानी संग्रह प्रस्तुत किया, उसका शीर्षक दिया सोजे वतन। सोजे वतन। अब सोजे वतन का क्या अर्थ है? उर्दू शब्द है और सोजे वतन का अर्थ है राष्ट्र का विलाप। हिंदी में इसका अर्थ है राष्ट्र का विलाप, कि उस समय देश की परिस्थितियां इतनी विषम थी कि पूरा राष्ट्र विलाप कर रहा था, और इसी के आधार पर उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों का चयन करते हुए इस तरह की कहानियां लिखी जो अंग्रेजी शासन की निर्ममता को और अमानवीयता को उजागर करने वाली थी। और उसी समय अंग्रेजी शासक जो है उनसे रुष्ट हुए और उन्होंने उनके लेखन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जो उस समय वो कार्य करते थे, इस तरह का उर्दू में साहित्य लेखन करते थे, वो करते थे नवाब राय के नाम से। उनका उर्दू जो साहित्य लेखन कार्य था वो नवाब राय के नाम से प्रकाशित होता था। लेकिन जब नवाब राय के लेखन कार्य पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, तो अब उनके पास इस साहित्य कार्य को करने के लिए कोई विशिष्ट नाम नहीं था। इसलिए उन्हीं के एक मित्र थे जो मुंशी दयाराम जी थे, वो उनके मित्र से सलाह प्राप्त करके उन्होंने एक नया नाम प्राप्त किया, और वो नाम था मुंशी प्रेमचंद। यानी अब उर्दू में लिखना इन्होंने छोड़ा और मुख्य रूप से हिंदी भाषा में जो है साहित्यिक लेखन कार्य करने लगे, और हिंदी साहित्यिक लेखन कार्य वो करते थे मुंशी प्रेमचंद के नाम से, जबकि वास्तविक नाम था उनका धनपत राय। अब बात आती है कहानी संग्रह की। तो सोजे वतन जब उन्होंने लिखा था तो उस समय हमारे देश की परिस्थितियां बड़ी विषम थी, और अंग्रेजी सरकार के जो निर्ममतापूर्ण आचरण है उससे पूरा देश ही क्षुब्ध था। उस समय हमारा देश का कृषक वर्ग जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित और शोषित हो चुका था। प्रेमचंद ने ये सारी परिस्थितियां भांप ली, और एक एक परिस्थिति में जो एक एक चरित्र है जिस पीड़ा और दर्द की अनुभव कर रहा था, उसी पीड़ा, आम आदमी की पीड़ा और दर्द की कुशल अभिव्यक्ति करने वाले एक कुशल चित्रकार की भूमिका इन्होंने निभाई, और इन्होंने ऐसी ऐसी लेखनी यानी कहानियां और उपन्यास लिखे जो वास्तव में हिंदी साहित्य जगत के मूल स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे स्तंभ जिनसे तुलना करना मुश्किल है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जब हिंदी साहित्य में लेखन कार्य किया तो उनकी द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या लगभग 300 है। 300 कहानियां या 12 से 15 की संख्या में उनके उपन्यास। अब ये सारे उपन्यास और कहानियां जो है वो मानसरोवर नाम से एक साहित्यिक कृति है, मानसरोवर। यह इस नाम से इसके 8 खंडों में संग्रहित की गई है। मानसरोवर नाम से इसके 8 खंडों में प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई 300 से अधिक कहानियां और
लगभग 12 से 15 की संख्या में इनके उपन्यास यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। आपने बंगाली जो साहित्यकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना होगा, और उन्हीं के माध्यम से इन्हीं मुंशी प्रेमचंद जी को एक नया नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने जब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़े तो ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने मुंशी प्रेमचंद को नाम ही दे दिया उपन्यास सम्राट। इनका एक उपनाम दिया गया उपन्यास सम्राट। ये जिस तरह के उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के ने लिखे हैं उसकी तुलना में किसी तरह के उपन्यास बैठ ही नहीं पाते। और मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र जिनका नाम है अमृत राय, इनके पुत्र के माध्यम से भी अपने पिता को एक नया उपनाम दिया गया, वो कहलाता है कलम का सिपाही। यानी ऐसा व्यक्ति जो तलवार या बंदूक को अस्त्र नहीं बनाता बल्कि कलम को अपना अस्त्र बनाता है, और इसी अस्त्र के माध्यम से वो इस तरह के व्यंग्य बाण चलाता है जिससे समाज में अपने आप ही आमूलचूल परिवर्तन आ सके। तो ये है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। इनके इन मानसरोवर में लिखी गई कहानियों और उपन्यासों में कुछ विशेष कहानियां और उपन्यास जो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह, बूढ़ी काकी, इन कहानियों की तुलना में तो कोई कहानियां सटीक बैठती ही नहीं, जो हमारे हृदय में एक विवरता उत्पन्न कर देती है। इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। ये यथार्थ की परिस्थितियों को तो लाते थे, लेकिन अंत तक आते 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 उनको आदर्श स्थिति देते थे कि जिस तरह से बूढ़ी काकी में वो बूढ़ी जो है वो अपने भोजन के लिए तरसती है, और जब जूठी पत्तलें चाटने लगती है तो उसी की बेटे की पत्नी यानी उसकी जो पुत्र वधू है उसका हृदय जो है वो विवल हो जाता है कि जिसकी बदौलत हमने इतनी धन संपदा प्राप्त की है वो आज एक एक दाने के लिए तरस रही है। यानी उसकी आत्मा अंतरात्मा उसे धिक्कारती है और उसमें बदलाव आता है। ये एक आदर्श स्थिति है। यथार्थ से आदर्श की ओर आना यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद जो है इनकी कहानियों का मुख्य विषय रहा है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास जिनके ऊपर कई तरह की फिल्में भी बनाई गई है, और जैसा कि मैंने यहाँ शुरुआत की कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे उनमें रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, इस तरह के कई उपन्यास हैं जो वास्तव में मात्र काल्पनिक नहीं है। समाज में जो परिस्थितियां उन्होंने देखी और भोगी वो बड़े ही संकटपूर्ण आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, और इस आर्थिक संकट से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने साहित्य लेखन कार्य को विराम नहीं दिया। वो ये मानते थे कि इसी में मेरी आत्मा की संतुष्टि है, और इसी आत्मिक संतुष्टि के द्वारा मैं जो है अपने लेखन कार्य में प्रवृत्त रहूंगा। और प्रवृत्त रहते हुए उन्होंने आम जन में से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई विधवा हो, बाल विधवा हो, इसी तरह से कोई पुत्र वधू हो या पुत्र हो, कोई दोस्त हो, हर एक पात्र को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्थान दिया है, और उनके माध्यम से इस पूरे समाज को जागृत करने का प्रयास किया है कि जो यथार्थ चल रहा है उस यथार्थ में सुधार करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी का एक सामान्य परिचय है जो मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। एक छोटा सा दोहरान दोबारा से देखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव, और उनके जो साहित्य में जिस नाम से अभिव्यक्ति हुई थी वो थे नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद। उर्दू में जब वो लिखा करते थे तो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, और हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। पिता का नाम अजय राय, माता का नाम आनंदी देवी, और मूल रूप से मुंशी प्रेमचंद ने जब 1891 में और आगे की जब अपने जीवन के पड़ावों को पार किया, जब उन्होंने 10वीं 12वीं और बीए की शिक्षा प्राप्त कर ली, तो अलग अलग पदों पर रहकर वो अपने जीवन को चलाने के लिए कई साधन भी जुटाते गए, जिनमें अध्यापन कार्य करना, इंस्पेक्टरी नमक का दारोगा के पद पर भी उनकी नियुक्ति की गई, और व्यवस्थापक या मैनेजर के रूप में भी उन्होंने अपनी नौकरी की। लेकिन इन सारे कार्यों से उनको आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने साहित्यिक लेखक के रूप में
अपने आप को आत्मसंतुष्टि देने का प्रयास किया। अब जो है साहित्यिक कार्य किया तो उसके लिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन और प्रकाशन किया। इन पत्रिकाओं में नाम आता है हंस, माधुरी और मर्यादा। इन पत्रिकाओं का उन्होंने प्रकाशन और संपादन कार्य किया। मुंशी प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह था वो उर्दू भाषा में लिखा गया था। उर्दू भाषा में लिखे गए उनके पहले संग्रह, कहानी संग्रह का नाम था सोज़े वतन। सोज़े वतन का हिंदी अर्थ है राष्ट्र का विलाप, यानी देश का दुख। इस राष्ट्र के विलाप में उन्होंने अंग्रेजी शासन के निर्ममतापूर्ण आचरण को इस तरह से उजागर किया कि अंग्रेजी शासन जो है इनसे क्षुब्ध हो गया। उन्होंने नवाब राय के नाम से जो भी साहित्यिक कार्य करता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए उन्होंने अपने मित्र के सलाह से मुंशी प्रेमचंद नाम ग्रहण किया और इसके द्वारा हिंदी साहित्यिक जगत में प्रवेश किया। हिंदी साहित्यिक लेखक के रूप में इन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियां लिखी, जिनकी अगर गणना की जाए तो लगभग कहानियां 300 की संख्या में और 12 से 15 की संख्या में इनके उपन्यास हैं। ये सभी उपन्यास और कहानियां मानसरोवर नाम की एक पुस्तक में संग्रहित है, जिसके 8 हिस्से किए गए हैं। इन 8 खंडों में ये 300 से अधिक कहानियां और उपन्यास संग्रहित हैं। बंगाल के मशहूर साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इनके उपन्यासों से प्रभावित होकर इनको उपन्यास सम्राट भी नाम दिया गया। और इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय, और इन्हीं अमृत राय ने अपने पिता को कलम का सिपाही माना, यानी कुछ योद्धा जो इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, इन्होंने कलम का प्रयोग किया और कलम के माध्यम से आम जीवन के पात्रों को अपने साहित्य का विषय बनाया और उसकी पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति जो है साहित्य के माध्यम से सभी के उन सामने जो है प्रस्तुत की। मुंशी प्रेमचंद जी की जो मृत्यु थी वो मृत्यु का समय दिया गया है 1936 में। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। यहाँ पर दिनांक दी गई है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी एक ऐसा बेजोड़ साहित्यकार जो इस जगत से विमुक्ति ले चुका था, गमन कर चुका था, प्रस्थान कर चुका था। तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। और ये एक ऐसा हस्ताक्षर है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए और बताया जाए वो भी कम लगता है। अब यहाँ जो लेखक का परिचय हमने प्राप्त किया है, उसके पश्चात मैं आज ही आपको थोड़ा सा इस पाठ के संदर्भ में भी परिचय देना चाहूंगी, ताकि परसों की कक्षा में हमारे इस पाठ का अच्छा सा पठन पाठन और अध्यापन हो जाए और इस पाठ का दिया गया जो विषय है वो हमें जो है अच्छे ढंग से समझ आ सके। तो सबसे पहले बात आती है बड़े भाई साहब, यानी ये एक कहानी है। इस कहानी में मुख्य पात्र 2 हैं। इसके मुख्य पात्र 2 हैं, एक तो बड़े भाई साहब और दूसरा लेखक खुद। और दूसरा कौन है? लेखक खुद। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये 2 पात्र हैं। इन 2 पात्रों पर ही ये पूरी कहानी आधारित है। अब जो बड़े भाई साहब हैं, वो बड़े भाई साहब अपने इस भाई से 5 वर्ष बड़े हैं। उम्र की गणना आप खुद करोगे। ये जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं, यानी अपने छोटे भाई से 3 क्लास आगे है, 3 दर्जे आगे है। यानी छोटे भाई की उम्र यहाँ दी गई है 9 वर्ष। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बड़ा भाई है वो लगभग 14 वर्ष का है। ठीक है, छोटे भाई की उम्र दी गई है 9 वर्ष, तो बड़ा भाई जो है इससे 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये है 14 वर्ष का है। और अपने छोटे भाई से अगर शैक्षिक योग्यता के आधार पर देखा जाए तो मात्र 3 कक्षाएं ही आगे है। इस कहानी में मुख्य ये जो पात्र है, ये जो लेखक है, वो इस कहानी के माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति,
आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करता है। आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करता है। आज की शिक्षा पद्धति में क्या खामियां हैं? आज की शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी खामी है रटंत विद्या पर बल। यहाँ पर रटंत विद्या पर ज्यादा बल दिया जाता है। अब देखिए, बड़ा जो भाई है वो छोटे भाई के समक्ष कई उदाहरणों के माध्यम से अपनी इस बात को स्पष्ट करता है। वो ये कहता है कि जिस तरह से इतिहास है, जिस तरह से अंग्रेजी है, जिस तरह से ज्योमेट्री है, जिस तरह से हिंदी है, ये कई ऐसे विषय हमारी शिक्षा में शामिल किए गए हैं जिनमें मात्र परीक्षक जो है ये मानते हैं कि अगर बालक एक एक शब्द को रट डाले और उसे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार दे तो उसी को जांच करके वो पूरे में से पूरे नंबर देना चाहते हैं। वहां थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन दिखाई देता है तो वो परीक्षक को रास नहीं आता है और परीक्षक जो है वहां पर उसके अंकों की कटौती कर देता है। जिस बात से तो हम सभी बिल्कुल सहमत हैं कि वास्तव में रटंत का नाम शिक्षा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात पर और बल दिया गया है कि मात्र किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को बल, अनुभव के ज्ञान पर बल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बात भी बड़े भाई साहब ने अपने इस पाठ में कई उदाहरणों से स्पष्ट की है कि मात्र किताबों को पढ़कर उसी के द्वारा उसको बिल्कुल नकल करके उत्तर पुस्तिकाओं में अवतरित कर देना और उनके आधार पर अच्छे अच्छे अंक हासिल करके अपने दर्जे में अपनी कक्षा में अव्वल आ जाना ही शिक्षा का प्रमाण नहीं है। क्योंकि पुराने समय में कई ऐसे लोग थे जो स्कूल गए तक नहीं, उन्होंने किसी तरह की कोई किताबों का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें इस जीवन और जगत का ज्यादा अनुभव है। वो अनुभव मात्र किताबों को रटने से नहीं आता बल्कि जीवन जीने की कला से आता है। जीवन जीना भी एक कला है और इस जीवन में कई ऐसे पड़ाव या परिस्थितियां आती है जहां पर किताबी ज्ञान भी कई बार असफल रह जाता है और व्यक्ति का अनुभविक जो ज्ञान है वही कारगर साबित होता है। जैसा कि छोटा भाई जब अपने दर्जे में पास होता जाता है, उत्तीर्ण होता जाता है, और बड़ा भाई हर बार अपने दर्जे में असफल रहता जाता है, तो अब जो है दोनों भाइयों में सिर्फ एक दर्जे का अंतर रह जाता है और छोटा भाई जो है एक दर्जे के अंतर को ऐसा महसूस करता है कि अब जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं रखता। उस समय यही बड़ा भाई अपने इसी छोटे भाई की सोच पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि चाहे तुम कितने ही दर्जे आगे बढ़ जाओ, चाहे तुम मेरे दर्जे में आ जाओ या पीएचडी, डीफिल, डीलिट कितनी भी उपाधियां प्राप्त कर लो, लेकिन तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि इस जिंदगी को जीने का तजुर्बा 5 साल मुझे तुमसे अधिक है और ये ऐसा समय है जिसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं दूर कर सकता। यानी मात्र किताबों का अध्ययन करते हुए आप अपने आप को शिक्षित होने का प्रमाण देते हो वह पर्याप्त नहीं है, बल्कि किताबी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान भी श्रेष्ठ होता है। इस बात को इस पाठ में विशेष रूप से साबित किया गया है। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य विषय, जिसमें 2 चरित्र हैं, 2 पात्र हैं, एक बड़ा भाई और दूसरा छोटा भाई। अब इन दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है? जब आप पाठ पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा भाई दिया गया है, बड़े भाई की आदत है कि वो बहुत अध्ययनशील है, हर समय पढ़ता रहता है, हर समय जब भी आप उसे देखोगे, छोटा भाई कहता है कि मैं जब भी अपने बड़े भाई को देखता था तो वो हर समय अपने अध्ययन में लीन रहते थे, किताब उनकी आगे रहती थी और अपने दिमाग को आराम देने के लिए थोड़ा बहुत कभी पुस्तक और कभी उत्तर पुस्तिका के हाशियों पर वो बिल्लियों का, कुत्तों का, चिड़ियों का चित्र बनाता रहता था, लेकिन पुस्तक कभी छोड़ता नहीं था, उसे अपने पास ही रखता था। वो ये मानता था, यानी बड़ा भाई ये मानता था कि व्यक्ति के जीवन में जिस दर्जे का अध्ययन वो कर रहा है उस दर्जे की शिक्षा उसे पूर्णतया प्राप्त होनी चाहिए। अगर उस दर्जे की शिक्षा में उसे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है
तो उस दर्जे में चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल भी क्यों ना लगाने पड़े, उसे उसी दर्जे का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा बड़े भाई के साथ होता भी है कि वो एक ही दर्जे में 2 या 3 साल तक पढ़े रहते हैं और फिर भी उसे उस दर्जे की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। और इसी के बिल्कुल विपरीत छोटा भाई क्या होता है, खेलों में रुचि। छोटा भाई बहुत चंचल होता है, बड़ा भाई अध्ययन में लीन रहता है और छोटा भाई खेलों में रुचि रखता है। ये दोनों रहते तो किसी हॉस्टल में है, छात्रावास में रहते हैं, लेकिन छात्रावास में रहते हुए जो छोटा भाई है वो अपने दोस्तों के समूह के साथ कभी कंकड़ पत्थर से निशाना साधना, कभी अपने ही छात्रावास के बड़े बड़े दरवाजों पर खड़ी होकर उसे अंदर और बाहर करते हुए मोटर कार चलाने का आनंद प्राप्त करना, और खेल कूद में हिस्सेदारी निभाना, यह इसके प्रमुख कार्य थे। पढ़ाई से तो ये कोसों दूर भागता था। ये छोटा भाई था, यानी दोनों के रुचियों में बहुत अंतर है। बड़ा भाई ये मानता है कि अगर मैं बेराह चलूंगा, अगर मैं बेपरवाह हो जाऊंगा, अपने उत्तरदायित्वों को पालन नहीं करूंगा, तो मैं जो है अपने छोटे भाई के लिए आदर्श रूप कैसे कायम कर पाऊंगा। और इसी आदर्श रूप को कायम करने के लिए बड़ा भाई जो है वो अपनी हर तरह की रुचियों को, हर तरह की जो उसकी इच्छाएं थी, उन सारी इच्छाओं को वो दमित करता जाता है, नष्ट करता जाता है, दबाता जाता है। तो होता क्या है, ये अध्ययन में लीन रहता है और ये खेलों में रुचि रखता है। और खेलों में रुचि रखने के कारण कई बार जो बड़ी भाई है इसको नसीहत भी देते हैं और इसकी फजीहत भी करते हैं। नसीहत यानी इसको शिक्षा देते हैं कि पढ़ाई के बिना व्यक्ति का कुछ भी सारोकार नहीं है। यदि हम इस छात्रावास में पढ़ाई के उद्देश्य से आए हैं तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने दर्जे की अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसमें अव्वल आ सके। अब होता क्या है कि ये खेलों में रुचि रखता है, ये हरदम पढ़ाई में लगा रहता है। तो एक बार जो है ये छोटा भाई खेल में रुचि रखता था, सुबह जल्दी उठकर खेलने के लिए इतना चला गया कि जब भोजन के समय आया तो बड़े भाई ने तब शब्दों की तलवार खींच ली और व्यंग्य बाण करने लगे। उसके व्यंग्य बाणों को सुनते सुनते छोटा भाई जो है इतना दुखी हुआ कि उसका सारा खेलों का उत्साह खत्म हो गया और वो रोने लगा, सोचने लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, छात्रावास से निकलकर वापस गांव की ओर चला जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो सोचता है, कई थोड़े समय बाद जब उसकी पीड़ा के और दर्द के बादल छंट जाते हैं तो वो फिर से अपने मनोबल को सुदृढ़ बना करके ये सोचता है कि मैं अपने समय को प्रबंधित करते हुए, समय को व्यवस्थित करते हुए अपना अध्ययन करूंगा और टाइम टेबल बना लेता है। बेटा टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। ये बात मुख्य रूप से इस कहानी में उजागर की गई है, क्योंकि टाइम टेबल वो बना लेता है। 6 बजे उठना, 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 गणित पढ़ना, 9:30 स्कूल पहुंचना, 3:30 वापस स्कूल से आना और 3:30 आने के बाद आधे घंटे का रेस्ट लेना, 4 से 5 फिर बैठ जाना, जियोग्राफी पढ़ना, भूगोल पढ़ना, 5 से 6 फिर बैठ करके अंग्रेजी पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, फिर आधे घंटे का रेस्ट, छात्रावास से आगे घूमना, उसके बाद फिर से वो आधे घंटे 6:30 से 7 बजे तक कंपोजिशन करता है। फिर 7 से 8 का समय शाम के भोजन का है, शाम के भोजन के पश्चात 8 से 9 वापस से वो पढ़ने बैठ जाता है और पढ़ता पढ़ता जो है अंग्रेजी विषय का अध्ययन करता है, 9 से 10 हिंदी विषय का अध्ययन करता है, 10 से 11 बजे तक और दूसरे विविध विषय। खेल का तो इस पूरे टाइम टेबल में इजहार ही नहीं हुआ और ऐसा टाइम टेबल किसी भी बच्चे को रुचता नहीं है। इस कारण इस टाइम टेबल को उसने त्याग दिया। एक रात लिखा और सुबह ही उसको तोड़ दिया, क्योंकि बाहर खेलते हुए बच्चों की टोली, सुंदर सुंदर हरियाली, फुटबॉल की तेजी और वॉलीबॉल की फुर्ती, कबड्डी की धक्का मुक्की अनायास ही उसके हृदय को आकर्षित करती और टाइम टेबल छोड़ा और वो वापस खेलों की ओर चला जाता। हुआ क्या कि ये जो पढ़ने वाला बंदा था, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और उस परीक्षा के परिणाम में असफल रह गया और छोटा भाई उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण भी ऐसा कि अपने दर्जे में अव्वल आया। अब जो छोटे भाई को घमंड हो गया, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो अपना तो नंबर आ जाना है, इतना जरूर पढ़ना है कि ताकि मैं अपनी कक्षा, अपने अध्यापक और अपने भाई की नजरों में गिरूं नहीं, ज्यादा पढ़ने से मुझे सफलता नहीं मिल सकती। अब जो है बड़े भाई ने भी छोटे भाई को टोकना कम कर दिया, लेकिन जब वो उसकी सहिष्णुता का बहुत गलत फायदा उठाने लगा तो एक बार फिर वापस से
बड़े भाई ने इसको काट दिया। इन्होंने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो तुम तो तुच्छ प्राणी हो, इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। हमारे घरों में जो हमारे पुराने दादा या अम्मा रहे थे, वो भी अनुभव के आधार पर ही इतना ज्ञान प्राप्त कर पाए थे, और मैं जो तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, इस अंतर को तो तुम पाट भी नहीं सकते। तो किस तरह से इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा पद्धति में जो रटंत विद्या है उस पर कटाक्ष किया है। सरल, सहज, तत्सम, सद्भव, देशज और विदेशी आदि शब्दों के, भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए, मुहावरेदार कटाक्ष, व्यंग्य शैली का प्रयोग करते हुए इस कहानी को किस तरह से उन्होंने रोचक बनाया है। अंत में क्या होता है, छोटा भाई बड़े भाई के समक्ष जो है उनके दर्जे में पहुंच पाता है या नहीं, या वह अपने बड़े भाई के द्वारा जो टोकना या नसीहत या फजीहत के जो कार्य हैं उन पे विराम लगाता है, या उनको अपने लिए मार्गदर्शन का रूप मानता है, उसके विषय में हम परसों की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद कक्षा में शामिल होने के लिए। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।